तो चलिए आज एक ऐतिहासिक जासूस बना जाए और हम मिलकर उत्तराखंड के रहस्यमयी अतीत की गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये वो धरती है जिसे देवभूमि कहते हैं। कहते हैं यहाँ का तो हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। तो तैयार हैं सुरागों की इस दुनिया में खो जाने के लिए? तो हमारी जांच का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। हम पत्थरों से लेकर पवित्र ग्रंथों तक हर सुराग की बारीकी से जांच करेंगे। देखते हैं ये ऐतिहासिक पहेली सुलझती है या नहीं। चलिए तो खोज शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई इतिहासकार अतीत के रहस्य जानने के लिए आखिर कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं और इस इलाके की असली पहचान है क्या। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है दो बहुत पुराने नामों से, केदारखंड और मानसखंड। अब ये सिर्फ नाम नहीं है, सोचिए, ये स्कंद पुराण में लिखी हुई दो अलग अलग पहचान हैं और इन्होंने सदियों से इस पहाड़ी राज्य की राजनीति और संस्कृति को गढ़ा है, उसे एक अनोखा रूप दिया है। अच्छा, किसी भी अच्छे जासूस की तरह सबसे पहले अपने औजारों को समझना पड़ता है ना? तो इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए हमारे पास तीन तरह के सबूत या कह लें कि स्रोत होते हैं जो हमें अतीत की एक झलक दिखाते हैं। तो चलिए, अब वक्त है उन पहले सुरागों को खंगालने का जो हमें हजारों हजारों साल पीछे ले जाएंगे। ये जो खामोश पत्थर और धातु के टुकड़े हैं ना, ये अपने अंदर उन लोगों की कहानियां छुपाए बैठे हैं जो यहाँ सबसे पहले रहा करते थे। तो हमारा पहला सुराग हमें सीधा ले चलता है अल्मोड़ा की एक गुफा में। यहाँ चट्टानों पर कुछ तस्वीरें उकेरी गई हैं। ये तस्वीरें हजारों साल पुराने जीवन का एक जीता जागता सबूत हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस जमाने का एक स्नैपशॉट ले लिया हो। और इन तस्वीरों में क्या दिखता है? लोग एक साथ नाच रहे हैं, शायद शिकार कर रहे हैं। ये उनके सामाजिक जीवन और उनकी कला का एक कमाल का उदाहरण है। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले भी यहाँ एक जिंदा दिल, एक जीवंत समुदाय बसता था। चलिए, अब समय में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें एक ऐसी संस्कृति के सबूत मिलते हैं जो तांबे का इस्तेमाल करना जानती थी। मतलब सोचिए, इससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो शुरुआती लोग थे वे सिर्फ शिकारी नहीं थे, बल्कि बड़े कुशल कारीगर भी थे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये दो अलग अलग चीजें हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना रही हैं। एक तरफ है अशोक का शिलालेख जो बताता है कि मैदानों का एक बड़ा साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, यहाँ तक पहुंच गया था। और दूसरी तरफ हैं ये स्थानीय सिक्के जो दिखाते हैं कि ये इलाका आर्थिक रूप से कितना आत्मनिर्भर था। और सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं, दुनिया के बाकी हिस्सों से भी इसका व्यापारिक नाता था। तो अब बारी है हमारे अगले सुरागों की, और ये हैं पवित्र ग्रंथ। अक्सर हम इन्हें सिर्फ धार्मिक कहानियां मान लेते हैं ना, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही ग्रंथ हमें इतिहास और भूगोल का एक नक्शा भी थमा दें। महाभारत का ही उदाहरण लेते हैं। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि एक तरह का कह सकते हैं कि उस जमाने का ट्रैवल गाइड है। इसमें हरिद्वार से बद्रीनाथ तक के तीर्थ यात्रा के रास्ते का इतना सटीक जिक्र है कि वो रास्ता आज भी इस्तेमाल होता है। कमाल है ना? और फिर आते हैं पुराण। ये तो इस क्षेत्र की पहचान की नींव जैसे हैं। ये सिर्फ धार्मिक मान्यताओं को ही पक्का नहीं करते, बल्कि हमें यहाँ के भूगोल और उन शुरुआती कबीलों जैसे नाग, खस और किरात के बारे में भी बताते हैं जो कभी यहाँ रहा करते थे। ठीक है, तो अब हम पहुंच गए हैं मध्य युग में, और यहां हमारे सुराग थोड़े बदल जाते हैं। अब हम उन शक्तिशाली राज्यों के छोड़े गए निशानों की पड़ताल करेंगे जिन्होंने इन पहाड़ों पर हुकूमत की थी। तो ये टाइमलाइन देखिए, ये दिखाती है कि कैसे एक बड़े कत्यूरी साम्राज्य के बिखरने के बाद दो नई बड़ी ताकतें उभरीं। और दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों ताकतें उसी पुराने सांस्कृतिक बंटवारे को दर्शाती हैं। एक गढ़वाल यानी केदारखंड में और दूसरी कुमाऊं यानी मानसखंड में। पवार राजवंश के इतिहास में एक किरदार ऐसा है, एक ऐसी रानी जिसका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप उठते थे। उसकी बहादुरी के किस्से इतने मशहूर हुए कि लोगों ने उसे एक बहुत ही खास और थोड़ा डरावना नाम दे दिया। जरा सोचिए, एक विदेशी यात्री निकोलस मुनुची, उसने भी इस रानी के बारे में लिखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि पवार राज्य कितना शक्तिशाली रहा होगा, और वो उस वक्त के बड़े बड़े साम्राज्यों को भी चुनौती देने से नहीं डरता था। चलिए अब सफर में और आगे बढ़ते हैं और आधुनिक दौर में आते हैं। यहाँ इतिहास एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है। समझिए, एक तरह की रस्साकशी है। एक तरफ हैं अंग्रेजों के लिखे हुए सरकारी रिकॉर्ड्स जो बहुत व्यवस्थित हैं, पर एक तरफा भी है।
और दूसरी तरफ हैं यहाँ के लोगों की अपनी कहानियाँ, उनकी परंपराएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जुबानी तौर पर चली आ रही हैं। और ये तुलना समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमें दिखाती है कि एक इतिहास कैसे राज करने के लिए लिखा जाता है और दूसरा अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए। दोनों में अपनी अपनी सच्चाई है, लेकिन दोनों की कहानी सुनाने का अंदाज और मकसद बिल्कुल अलग है। जैसे अंग्रेजों के रिकॉर्ड में कुली प्रथा का जिक्र मिलता है, उनके लिए तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक सिस्टम था। लेकिन असल में ये रिकॉर्ड हमें अनजाने में ये भी दिखा देता है कि कैसे इस सिस्टम के जरिए यहाँ के लोगों का शोषण होता था। लेकिन फिर एक बड़ा बदलाव आया। बद्रीदत्त पांडे और शिव प्रसाद डबराल जैसे स्थानीय इतिहासकार सामने आए। शिव प्रसाद डबराल जी को तो लोग चरण कहते थे, क्योंकि वो एक भाट की तरह गांव-गांव घूमकर इतिहास इकट्ठा करते थे। इन लोगों ने अंग्रेजों की लिखी कहानी को चुनौती दी और पहली बार यहाँ के लोगों का अपना इतिहास दुनिया के सामने रखा। तो इन सभी सुरागों की जांच पड़ताल करने के बाद हमारी इस ऐतिहासिक जासूसी का आखिर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि उत्तराखंड का इतिहास कोई एक सीधी सादी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक खूबसूरत मोज़ेक या पच्चीकारी की तरह है, जिसमें हर तरह के टुकड़े हैं। खामोश पत्थर भी, पवित्र श्लोक भी, अंग्रेजों की सरकारी फाइलें भी और गांव में गाए जाने वाले लोकगीत भी। और असली पूरे तस्वीर देखने के लिए हमें इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखना होगा। और अंत में बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। देखिए, इतिहास कोई बंद किताब नहीं होती। ये तो अतीत के साथ एक लगातार चलने वाली बातचीत है। तो जैसे जैसे हमें नए सुराग मिलेंगे, नई आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, उत्तराखंड का अतीत हमें भविष्य में और कौन-कौन सी नई अनसुनी कहानियां सुनाएगा, ये खोज कभी खत्म नहीं होती।